ऑपरेशन और अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की हर खबर होगी सीधी सपाट रफ्तार से भरी। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की, जहां पर कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी हुई आग सुपर पावर अमेरिका को भी बेबस महसूस करा रही है। 9 दिनों से आग बुझी नहीं है, लेकिन लगातार भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में आग का दरिया है। नॉर्थ कैलिफोर्निया के विसन की ये सड़क पर विकराल लपटें उठ रही हैं और कार में बैठे लोग जिंदगी दांव पर लगाकर आग के बवंडर को पार कर रहे हैं। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर जरा सी चूक हुई तो विकराल लपटें चंद सेकंड में कार को आग का गोला बना देंगी। मगर यहाँ से निकलने की टेंशन में ये लोग जान को जोखिम में डाल रहे हैं। अब आपको पैराडाइज की एक और तस्वीर दिखाते हैं। देखिए कैसे टनल के ऊपर आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं और कार में बैठे लोग चीखते हुए टनल के अंदर एंट्री कर जाते हैं। कुछ देर बाद जब ये गाड़ी टनल से बाहर आती है तो सामने का मंजर डराने वाला था। आग के बवंडर में रास्ता गायब था। ऐसे में लोगों को बैकफुट पर जाना पड़ता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी आग पर काबू पाने के लिए जमीन से लेकर आसमान तक ऑपरेशन तेज है, मगर 9 दिन बाद भी आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका। अब दिखाते हैं नशे में धुत कार ड्राइवर ने किस तरह से बैंगलोर की सड़कों पर दौड़ाई मौत की गाड़ी। आप भी देखिए। पता जा रहा है कि ये कैब थी, ड्राइवर नशे में धुत था, उसे होश नहीं रहा कि कब उसकी गाड़ी का टायर फट गया। वो काफी दूर तक यूं ही चला जा रहा था। कार का फ्रंट व्हील टायर फट गया तो सड़क पर चिंगारियां निकलने लगी, लेकिन ड्राइवर को उसकी भनक तक नहीं लगी। वाकया लग्गेरे और सुमना हल्ली की सड़क पर देर रात 10 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस कार ने कई गाड़ियों में टक्कर मारी। इसका खौफ ऐसा था कि लोगों ने अपनी रफ्तार कम कर दी। इस दौरान कुछ बाइक वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुका नहीं। करीब 4 किलोमीटर तक ये कार यूं ही दहशत फैलाती फर्राटा भरती रही और फिर कुछ लोगों ने जैसे तैसे इसकी गाड़ी रुकवाई और सड़क पर ही जानलेवा रफ्तार तब जाकर थमी। और पंजाब इस वक्त हाई अलर्ट पर है क्योंकि जैश ए मोहम्मद के 7 आतंकी जो है वहां पर घुस गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। उनकी धरपकड़ में लगातार टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। कहा गया है कि या तो पंजाब में या फिर दिल्ली में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। खुफिया एजेंसियों ने लेटर जारी कर पंजाब पुलिस को आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई है। माना जा रहा है कि सभी आतंकी पंजाब के फिरोजपुर में छिपे हो सकते हैं, जिसको लेकर एहतियातन फिरोजपुर बॉर्डर एरिया सील कर दिया गया है। पूरे कस्बे में चौकसी बढ़ा दी गई है। खबरों की माने तो आतंकी दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आतंकी सड़क के रास्ते दिल्ली में दाखिल हो सकते हैं। दिल्ली न पहुंचने की स्थिति में ये पंजाब में कोई बड़ा आतंकी हमला कर सकते हैं। पंजाब पुलिस की ओर से जारी अलर्ट के बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है। सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निजी रूप से जांच के आदेश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि आतंकी पाकिस्तान से सरहद पार कर दाखिल हुए हैं। इस आतंकी घुसपैठ और बुधवार को पठानकोट के माधोपुर में लूटी गई कार की घटना का कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है। हो सकता है कि कार लूटने वाले भी आतंकियों के इस गिरोह का हिस्सा हो। ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर में लगातार जारी है और पुंछ में सेना ने आतंकियों की एक बड़ी कोशिश को नाकाम उस वक्त कर दिया जब सूरनकोट में उन्होंने आतंकियों की धरपकड़ कर ली। अब उनसे पूछताछ कर उनके कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। पुंछ में सूरनकोट से पकड़े गए ये दोनों आतंकी लश्कर तैयबा के हैं। इनके पास से 2 AK-56 राइफल, मैगजीन और हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। इन आतंकियों को सेना ने गाड़ियों की चेकिंग के दौरान हिरासत में लिया और फिर पूछताछ के बाद आज पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि ये मेंढर से सूरनकोट की ओर जा रहे थे। इधर रजौरी में भी सेना ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। रजौरी सेक्टर में 3-4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। खबरों की माने तो वेल कॉलोनी सेक्टर में आतंकी किसी घर में छिपे हो सकते हैं। ऑपरेशन में सेना और SOG की टीमें शामिल हैं। सुरक्षा के लिहाज से स्थानीय लोगों को घर में रहने की हिदायत दी जा रही है। खबरों की माने तो कुछ दिनों से इलाके में आतंकी देखे जा रहे हैं, इसलिए सेना के जवान अलर्ट पर हैं। जम्मू कश्मीर में 17 नवंबर से पंचायत चुनाव होने वाले हैं। 9 चरणों में होने वाले चुनाव को डिरेल करने के लिए आतंकी हथकंडा अपना रहे हैं और ऐसे में किसी बड़ी वारदात की आशंका लगातार बनी हुई है। और दिल्ली में आज उस वक्त सनसनी मच गई जब एक फैशन डिजाइनर उसके नौकर की लाश मिलती है और जब पूछताछ होती है तो पता चलता है दर्जी को तनख्वाह नहीं मिली। गुस्सा इस कदर उतारा। 3.5 साल तक जो एक फैशन डिजाइनर का टेलर था, अचानक वो खूंखार कातिल बन गया। उस दर्जी ने कैंची छोड़ दी और चाकू थाम लिया। फिर अपने 2 साथियों के साथ अपनी मालकिन यानी फैशन डिजाइनर की हत्या कर दी। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में सनसनीखेज मर्डर से सनसनी मच गई। लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक खबर आई कि फैशन डिजाइनर के नौकर का भी कत्ल हो गया। हत्या चाकू से की गई है और चाकू इन्होंने मार्केट से 10 दिन पहले खरीदा है। वो तमाम चीजें जो छोटे छोटे फैक्ट्स इन्वेस्टिगेशन को हम लोग उसको इकट्ठा कर रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपी टेलर ने बताया कि उसकी मालकिन यानी माला काफी वक्त से उसे पैसे नहीं दे रही थी, जिससे वो बेहद परेशान था और इसलिए उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर इस कत्ल की साजिश रची। दिल्ली में इस साल अपराध के मामलों में काफी इजाफा देखने को मिला है। इस साल 31 अक्टूबर तक के आंकड़ों पर गौर डालें तो 413 मर्डर, 2949 महिला किडनैपिंग, 130 दहेज हत्या और 1846 बलात्कार के मामले सामने आए हैं। फिलहाल पुलिस इस हत्याकांड की जाँच कर रही है। योगी जी ने वादा किया था यूपी को गड्ढा मुक्त करेंगे, लेकिन वो तो नहीं कर पाए। लेकिन मंत्री जी की अगुवाई में टाट पर पैबंद लगाने का काम जरूर हुआ। कैसे, देखिए आप भी मुरादाबाद में क्या हुआ। बड़े बड़े कारपेट बिछाए जा रहे हैं ताकि नाकामी छिपाई जा सके। तस्वीरें मुरादाबाद की हैं। यूपी के नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना को यहाँ दौरे पर आना है तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। इतनी जल्दी सड़कों के गड्ढे भरे नहीं जा सकते तो कारपेट के जरिए गड्ढे छिपाए जा रहे हैं। पार्कों की धुलाई हो रही है। इसका ठेका एक टेंट वाले को दिया गया है। हर जगह खुदाई हुई पड़ी है। केवल दिखावे के लिए आज हल्के फुल्के गड्ढों को रिपेयर कर दिया गया, लेकिन पूरी तरह से उन्हें ठीक नहीं किया गया। स्थानीय लोग लंबे अरसे से टूटी सड़क का दंश झेल रहे हैं, लेकिन प्रशासन अब तक सड़क नहीं बनवा पाया। हाँ, मंत्री जी कहीं नाराज न हो जाएं तो पैबंद से टूटी सड़कें ढकी जा रही हैं और दलीलें गढ़ी जा रही हैं। चूंकि अभी उस पर कोलता नहीं पड़ा है तो इसलिए रैली है तो
सब पब्लिक बच्चे स्कूल ही जाएंगे, तो इसलिए उस पर कारपेट बिछा दिया। योगी सरकार ने आते ही यूपी को गड्ढा मुक्त करने का वादा किया, लेकिन हकीकत ये तस्वीर बता रही है। और सवाल ये कि क्या टाट के पैबंद नाकामी को वाकई ढक सकते हैं? अपने दुश्मनों पर पैनी नजर रखनी चाहिए, ये सलाह सब देते हैं, लेकिन राजनीति में लग रहा है बिहार में कुछ ज्यादा ही संजीदगी से इसे लिया जा रहा है। तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश सीसीटीवी से उन पर नजर रख रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप जिस सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर देख रहे हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर लगे कैमरे की तस्वीर है और ये कैमरा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को खटक रहा है। तेजस्वी का आरोप है कि कैमरा भले ही मुख्यमंत्री आवास में लगा हो, लेकिन नीतीश कुमार उनकी जासूसी करवा रहे हैं। डर गए हैं माननीय मुख्यमंत्री, इसलिए वो नजर रखे हैं कि कौन कौन नेता उनसे मुलाकात कर रहा है। वहीं जेडीयू के नेता तेजस्वी के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। आपकी कितनी भी गुप्त एजेंडा आप रखेंगे, आपके एजेंडा उजागर हो जाते हैं। जेडीयू कैमरे के पीछे सीएम की सुरक्षा की दलील दे रही है। इन सबके बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई ये तेजस्वी का डर है या फिर सियासत की धमाचौकड़ी। मिशन 2019 को देखते हुए सब लोक लुभावन वादे करते हुए नजर आ रहे हैं और अब देवेंद्र फडणवीस ने अहमदनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए कह दिया कि 1 दिसंबर को जश्न के लिए तैयार रहिए। कोणी म्हणतं आम्ही आंदोलन करू, अरे आंदोलन कशाचं करता? आता सरकार निर्णय घेणार आहे, करायचंच असेल तर 1 डिसेंबरला जल्लोष करा। मराठा आरक्षण को लेकर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो अहमदनगर में देवेंद्र फडणवीस ने इशारों में आरक्षण का भरोसा भी दे दिया और मराठाओं की नाराजगी को साधने की कोशिश की। जुलाई महीने में मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में कई जगह आंदोलन हुए, कई जगह हिंसा की आग भड़की, तो अगस्त में फडणवीस ने इसको लेकर भरोसा दिया और अब वो खुले तौर पर जश्न की तैयारी करवा रहे हैं। मराठा आरक्षण की मांग वैसे तो साल 1980 से की जा रही है, लेकिन इसने जोर पकड़ा 2008 में। महाराष्ट्र में मराठा आबादी करीब 33% है और राज्य की करीब 75 विधानसभा सीटों पर मराठा आबादी असर डालती है, जबकि लोकसभा की 25 सीटों पर मराठा आबादी का असर है। सूबे में अब तक 10 मुख्यमंत्री मराठा समुदाय से रहे हैं। अब तक शिवसेना मराठा वोट बैंक की दावेदारी करती रही है, लेकिन बीजेपी ने अब आरक्षण का दांव खेल दिया है, तो शिवसेना के साथ साथ कांग्रेस एनसीपी के लिए भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में 84 के दंगों के मामले की सुनवाई चल रही थी, लेकिन वहां पर दिल्ली के विधायक और अकाली दल के नेता मनजीत सिंह सिरसा ने कुछ ऐसा किया कि बवाल हो गया। अदालत ने महिपालपुर में दंगों के दौरान मारे गए हरदेव सिंह और अवतार सिंह के मामले में 2 लोगों को दोषी बना है। नरेश तेहरावत और यशपाल सिंह नाम के दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया है और उसकी सजा का ऐलान किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही संग्राम छिड़ गया। कोर्टरूम के बाहर दोनों दोषियों के परिजनों और सिरसा के बीच काफी गर्मागर्मी हुई और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। हालांकि बाद में पुलिस सिरसा को वहां से दूर ले गई। देखो, उन्होंने 1984 याद करा देंगे, भूल गए 1984। इस तरह उनके परिवार के लोग पुलिस कस्टडी में जो अक्यूज जा रहे हैं उनके साथ चले, मुझे समझ नहीं आया कि वो कैसे साथ चल सकते हैं। और फिर जब उन्होंने ऐसी बदतमीजी करेंगे तो फिर ऐसा तो नहीं है कि आप कौम के जज्बे को संभाल कर रखेंगे। अब कोर्ट ने दोषियों की सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और इसके लिए 20 नवंबर का दिन मुकर्रर किया है। नोएडा में किस तरह से दिन दहाड़े एक छात्र को पहले मारा पीटा जाता है और उसके बाद उसको गोली मार दी जाती है। छात्र जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, लेकिन सवाल ये कि हमारे नौजवानों को आखिर हो क्या रहा है। मारपीट की इन तस्वीरों ने 12वीं के छात्र पर फायरिंग के मामले को बेनकाब कर दिया। मामला नोएडा के सेक्टर 51 के होशियारपुर का है, जहां 12 नवंबर की शाम गौरव यादव की लाठी डंडों से पिटाई की गई। आरोप है कि शराब के नशे में धुत गांव के दबंग अपने साथियों के साथ बर्बर पिटाई करने पहुंचे। लाठी डंडे से पीटने के बाद भूपेंद्र नाम के आरोपी ने पिस्तौल निकालकर उसे गोली मार दी और फरार हो गया। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। घायल छात्र को कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक गोली कंधे पर लगी है और शरीर के आर पार हो गई। फिलहाल गौरव की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। और कहां पकड़ा गया विस्फोटकों से भरा हुआ ट्रक और जुर्म की दुनिया में क्या कुछ घटा आज, देखिए क्राइम कट टू कट। मुंबई के मलाड इलाके में अंधाधुंध फायरिंग से हड़कंप मच गया। नशे में धुत एक सिरफिरे ने कई राउंड फायरिंग की, गनीमत रही कि गोली किसी को लगी नहीं। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। फायरिंग की वजह भी साफ नहीं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में अज्ञात लोगों ने 2 ट्रकों में आगजनी कर दी। आग में ट्रक जलकर खाक हो गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें जब तक मौके पर पहुंची, सड़क पर ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। आगजनी मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के ढिंडौर में विस्फोटक से भरा ट्रक सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा है। ट्रक 30 टन अमोनियम नाइट्रेट छत्तीसगढ़ से सिंगरौली लेकर जा रहा था। अभी ये साफ नहीं हुआ है कि विस्फोटक के पीछे किसका कनेक्शन है। ड्राइवर 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। राजस्थान के झुंझुनू में एक युवती से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि कार सवार 3 आरोपी पीड़ित लड़की के घर में घुसे, पहले उसे मारा पीटा, फिर बंधक बनाकर घिनौनी करतूत को अंजाम दिया। पीड़ित लड़की की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, पर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब तब राम मंदिर का जिन बोतल से बाहर निकलता है और एक बार फिर राम मंदिर चर्चाओं में है। इसको लेकर अलग अलग तरह की बयानबाजी हो रही है। वीएचपी 25 नवंबर को रैली करने की बात कर रही है। उद्धव भी कह रहे हैं रैली करेंगे। इस बीच जो है खबर आ रही है कि डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि राहुल बताएंगे कि मंदिर की तारीख क्या होगी। अयोध्या पर सियासत गरमाई हुई है। साधु संतों से लेकर वीएचपी और आरएसएस तक अपने अपने अंदाज में ताल ठोक रहे हैं।
विश्व हिंदू परिषद संत सम्मेलन की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि रैली के लिए आरएसएस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। आरएसएस मास्टर प्लान के साथ उतरने की तैयारी में है, तो उसी दिन उद्धव ठाकरे बड़ी रैली का ऐलान कर चुके हैं। उद्धव 24 तारीख को ही अयोध्या पहुंच सकते हैं और बताया जा रहा है कि करीब 100 धर्माचार्यों को सम्मानित करने की योजना है। अयोध्या में माहौल बनाया जा रहा है तो सियासत में बयानों का घमासान है। केशव प्रसाद मौर्य जहां मंदिर निर्माण का दावा कर रहे हैं, वहीं देरी के लिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तारीख तो राहुल गांधी जी बताएंगे और जो राम मंदिर निर्माण के विरोधी हैं उनको ही तारीख बताना है। भारतीय जनता पार्टी श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण की पक्षधर थी, है और रहेगी। जाहिर है अयोध्या में हुंकार और बयानों की भरमार है और अयोध्या मामले को देश की सबसे बड़ी अदालत में अब भी सुनवाई का इंतजार है। पर सवाल ये कि फिर क्यों मामले को गरमाया जा रहा है। दिल्ली में सर्दी ने दस्तक दे दी, बारिश भी आ गई, लेकिन पोल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा। बीपीसी ये कह रहा है कि जरूरत पड़ी तो सभी निजी वाहनों पर रोक लगा दी जाए, तभी कुछ रास्ता निकलेगा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को लिखी चिट्ठी में दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए इसे आखिरी उपाय बताया गया है। इससे पहले ट्रकों और कमर्शियल वाहनों पर पाबंदी भी लगाई गई और कंस्ट्रक्शन वर्क से लेकर फैक्ट्रियां भी बंद की गई, लेकिन प्रदूषण पर लगाम नहीं लगा तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई ईपीसीए ने निजी गाड़ियों पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। If the situation demands that private vehicles should be banned, we will ban it. Whatever situation demands, it may be odd and even, it may be complete ban of private vehicles. We will not hesitate to undertake any such decision. लेकिन सवाल यह है कि ईपीसीए जब खुद ऐसे फैसले लेने में सक्षम है तो सीपीसीबी को चिट्ठी लिखने की जरूरत क्या है। और इससे भी बड़ी बात यह कि ऑड इवन का फॉर्मूला दिल्ली को प्रदूषण से राहत क्या वाकई दिला सकेगा, क्योंकि अब तक इसके नतीजे बहुत ज्यादा असरदार नहीं रहे। आज के दिन क्रिकेट के भगवान ने खेला था अपना पहला मैच और ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए कैसी है विराट की तैयारी। खेल के मैदान की हर खबर स्पोर्ट्स कट टू कट। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का बड़ा बयान। कोहली का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जुबानी जंग का करारा जवाब दिया जाएगा और टीम इंडिया पलटवार करने में पीछे नहीं रहेगी। टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री का कहना है कि वर्ल्ड कप के लिए टीम तैयार हो चुकी है और अब बदलाव की गुंजाइश कम है। आज के दिन क्रिकेट के भगवान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने डेब्यू किया था। सचिन ने अपने पहले मैच से जुड़ी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। वर्ल्ड टी20 में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला आयरलैंड से है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने वीडियो मैसेज भेजकर महिला टीम को शुभकामनाएं दी हैं। और तमिलनाडु में इस वक्त हाई अलर्ट पर रखा गया है कई इलाकों को, क्योंकि गाजा तूफान कभी भी पुदुचेरी और आसपास के इलाकों में दस्तक दे सकता है। एहतियातन स्कूल कॉलेज की छुट्टी करा दी गई। गाजा की दस्तक देने से पहले ही कुडलोर में तेज बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक गाजा पंबान और कुडलोर के बीच तटीय क्षेत्र को पार कर सकता है। इस दौरान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। हालात से निपटने के लिए तमिलनाडु सरकार पहले ही 30,500 बचावकर्मी तैनात करने की घोषणा कर चुकी है। तंजौर, तिरुवरूर, पुडुकोट्टई, नागपट्टिनम, कुडलोर और रामनाथपुरम के कलेक्टरों ने स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टी घोषित कर दी है। साथ ही इंडियन नेवी को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। तमिलनाडु में करीब 4,000 जगहों को संवेदनशील घोषित किया गया है। नागपट्टनम में एनडीआरएफ और टीएनडीआरएफ की 4 टीमें तैनात की गई हैं। चक्रवाती तूफान को देखते हुए जगह जगह राहत शिविर भी लगाए गए हैं, तो वहीं नौसेना के जहाज रणवीर और खंजर भी मदद के लिए तैयार है। और भारी बर्फबारी हो रही है पहाड़ी इलाकों में। लाहौल स्पीति हो, गुलमर्ग हो, हर जगह बर्फ की चादर छाई हुई है। सैलानी मजे ले रहे हैं, लेकिन स्थानीय आदमी परेशान है। बर्फीले तूफान के बीच पुलिसकर्मी बुरी तरह फंस गए। कुदरत के सितम के आगे इंसानी मशीनरी लाचार हो गई। बर्फबारी ने पुलिस वैन के पहियों को जकड़ लिया। वैन को जितना निकालने की कोशिश की जा रही थी वो उतनी ही बर्फ में धंसने लगी। पुलिस के जवान पूरी कोशिश कर रहे थे कि कैसे कुदरत की इस आफत से निपटें और कैसे यहाँ से निकलें, लेकिन पुलिस की जिप्सी बर्फ से निकल नहीं पा रही थी। टायर और पूरे रास्ते पर इतनी बर्फ जमी है कि गाड़ी के टायर फिसले जा रहे हैं। गाड़ी को जितनी निकालने की कोशिश हो रही है वो उतनी ही फिसलती जा रही है। घंटों की मशक्कत के बाद ये पुलिस वाले गाड़ी निकालने में कामयाब हो सके और इस आफत से इनकी जान छूटी। बर्फबारी ने गुलमर्ग से लेकर मनाली और लाहौल स्पीति तक ऐसे ही हालात बना दिए हैं। पिछले 24 घंटों में बर्फबारी जारी है। हर तरफ करीब 2 से 3 इंच मोटी बर्फ की चादर बिछी है और लोग घरों में कैद हो गए हैं। सुपर पावर अमेरिका अब शक्तिशाली नहीं रहा है, उसकी शक्ति घटी है। ये कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की एजेंसी कह रही है और ये संकट मंडरा रहा है। उसे रूस और चीन से चुनौती मिल रही है। हो सकता है अगर जंग हो तो हार भी झेलनी पड़े। जिस फौजी दमखम के बूते अमेरिका को सुपर पावर का तमगा हासिल है, उसे सुपर पावर की बुनियाद कमजोर पड़ गई है। ये खुलासा हुआ है अमेरिका की डिफेंस पॉलिसी को रिव्यू करने वाले नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी कमीशन की रिपोर्ट पर, जिसमें कहा गया है अमेरिका की खुद या अपने सहयोगी देशों के हितों की रक्षा करने की क्षमता लगातार घटती जा रही है। इसे जीत हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है या हो सकता है ये चीन या रूस से जंग हार जाए। कमीशन की रिपोर्ट पर अमेरिकी सेनेट में भी चर्चा होनी है। उसमें अमेरिका की घटती सैन्य ताकत और बादशाहत की चुनौती को लेकर 6 कारण और पहचान बताए गए हैं। दरअसल अमेरिका की रक्षा नीति और सैन्य ताकत शीत युद्ध के जमाने के हिसाब से चली आ रही है, जबकि हाल के दशक में रूस और चीन ने पारंपरिक जंग की जगह मॉडर्न वॉरफेयर पर ज्यादा काम किया है। श्रीलंका में लोकतंत्र हुआ शर्मसार। किस तरह से गदा को लेकर आज वहां युद्ध मच गया, आप भी देखिए ये तस्वीरें।
और इसी हंगामे के बीच राजपक्षे के सांसद उस गधा को लपकने के लिए स्पीकर के सामने धमक पड़े, जिसे संसद का सिंबल ऑफ अथॉरिटी कहा जाता है। गुस्से से तमतमाए सांसद गधा झटकने में कामयाब हो पाते मार्शल उसे उठाकर सदन से 9-11 हो गए और अंदर कोहराम जारी रहा। यह हंगामा तब और बढ़ गया जब स्पीकर कारू जयसूर्य ने महिंद्रा राजपक्षे को प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए कहा। इस फरमान से राजपक्षे के सांसद इतना बिफरे कि पूर्व पीएम विक्रम सिंघे के सांसदों से भिड़ गए। सदन के फ्लोर पर लात घूसे भी चले। इस हाथापाई में कई सांसद तो जमीन पर गिर पड़े। हो हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। दरअसल श्रीलंका में संवैधानिक संकट 26 अक्टूबर को उस वक्त शुरू हुआ जब राष्ट्रपति सिरिसेना ने अचानक विक्रम सिंघे की पीएम पद से छुट्टी कर दी और सत्ता की चाबी राजपक्षे को सौंप दी। तब से श्रीलंका में महासंग्राम छिड़ा हुआ है। और दुनिया की हर बड़ी खबर जानिए फटाफट अंदाज में वर्ल्ड कप चुका। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में लूटकांड की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है। वीडियो में एक नकाबपोश लुटेरा 2 बैंकों के एक गार्ड को बंधक बनाता है, फिर कैश बैग को लेकर फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि दोनों गार्ड एटीएम में कैश जमा कराने के लिए जा रहे थे, तभी घात लगाकर शातिर ने हमला बोल दिया। पेरिस से शंघाई जा रही एयर फ्रांस की फ्लाइट की रूस में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में धुआं निकलने के बाद रूस के रिश्तों में इसकी लैंडिंग कराई गई। 48 घंटे तक विमान के यात्री यहां रुके। यात्रियों ने सोशल मीडिया पर वीडियो भी शेयर किया। बांग्लादेश शरणार्थी रोहिंग्या मुसलमानों को वापस म्यांमार भेजने की तैयारी में जुट गया है। बांग्लादेश और म्यांमार के बीच अक्टूबर में समझौता हुआ था, जिसके बाद लिस्ट तैयार की जा रही है। जो रोहिंग्या नहीं जाना चाहते उन्हें छूट दे सकते हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश का कॉकस बाजार रोहिंग्या मुसलमानों के बड़े रिफ्यूजी कैंप में से एक है। कोहिनूर के किस्से तो आपने सुने होंगे और अब आपको दिखाते हैं गुलाबी हीरा, पिंक डायमंड, जिसकी बोली 400 करोड़ के आसपास हुई। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पिंक डायमंड यानी गुलाबी हीरे का दीदार कुछ यूं हुआ कि दुनिया देखती रह गई। गुलाबी रंग का दुर्लभ हीरा $50 मिलियन मतलब करीब 362 करोड़ रुपए में बिका। प्रति कैरेट कीमत के हिसाब से ये एक विश्व रिकॉर्ड है। इस हीरे का नाम पिंक लेगेसी है और 19 कैरेट इसका वजन है। कोहिनूर की तरह से तराशा गया था, तभी तो नीलामी में इसकी बोली लगाने वालों ने अपना खजाना खोल दिया। अमेरिका के ब्रांड हैरी विंस्टन गुलाबी हीरा खरीदने में कामयाब रहे। सबसे शानदार हीरों में से एक ये हीरा द बियर्स खनन कंपनी चलाने वाले ओपहाइमर परिवार की संपत्ति था, जो दक्षिण अफ्रीका के खान में 100 साल पहले मिला था। कहा जा रहा है कि 1920 के बाद इसे तराशा नहीं गया। और महारानी की मोतियों की माला किस तरह से अरबों में हुई उसकी नीलामी, और आखिर ऐसा क्या खास था इसमें, देखिए। मोतियों की चमक दमक और हीरे का ताज। फ्रांस की पूर्व महारानी मैरी एंटोनिटी का वो 16 श्रृंगार था जिसे करीब 100 साल बाद दुबई में ऑक्शन के लिए रखा गया। ताज की बोली लगाने की हिम्मत तो किसी धन कुबेर में नहीं हुई, मगर हार के लिए यहाँ लोगों ने तिजोरी का मुंह खोल दिया। मोतियों का हार 2.5 अरब रुपए में बिका है। जर्मनी के बिजनेस घराने ने नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाई, जो महारानी का हार पाने में कामयाब रहे। इसके बाद ताज और डायमंड पेंडेंट को जिनेवा ऑक्शन में भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि जिनेवा ऑक्शन में भी महारानी का हीरा नया रिकॉर्ड कायम करेगा। ड्रोन निगरानी करता है, हमले करता है, पिज्जा डिलीवर करता है, लेकिन अब ड्रोन करेगा नदियों की सफाई। दुबई में प्रयोग भी किया गया। नदी का कचरा मुंह में खींचता हुआ ये है ड्रोन। जी हाँ, एक्वा ड्रोन आ गया है जो अब नदी नहरों का कचरा साफ करेगा। रेन मार्टिन टेक्नोलॉजी ने एक एक्वा ड्रोन विकसित किया है जो पानी से कचरा खींचता है। इसे नाम दिया गया है वेस्ट शार्क, जो एक बार में 200 लीटर कचरा खींच सकता है। इसे समुद्री जीव शार्क के सिद्धांत पर तैयार किया गया है। इसका मुंह लंबा चौड़ा गहरा रखा गया है, जो इसे नदी में मौजूद प्लास्टिक मोटा बड़ा कचरा खींचने में मदद करेगा। इसकी बैटरी 16 घंटे तक काम करती है और ये पानी का प्रदूषण लेवल भी टेस्ट कर सकता है। और न्यूज नेशन पर देखिए सबसे पहले दीपिका और रणवीर सिंह की शादी की तस्वीरें। 7 समंदर पार इटली के लेक कोमो में दीपिका रणवीर के 2 दिनों का शादी समारोह संपन्न हो गया। घर वालों, करीब रिश्तेदारों और दोस्तों की मौजूदगी में दीपिका रणवीर ने आज सिंधी रीति रिवाज के साथ शादी की। दीपिका ने सब्यसाची का डिजाइन किया हुआ लहंगा पहना तो रणवीर ट्रेडिशनल आउटफिट में नजर आए। इससे एक दिन पहले दीपिका रणवीर ने कोंकणी रीति रिवाज से शादी की। शादी की तस्वीरें जारी होने पर पाबंदी लगाई थी। बावजूद इसके शादी समारोह के दौरान की कुछ तस्वीरें लीक हुई। अब दीपवीर 21 नवंबर को बेंगलुरु, 28 नवंबर को मुंबई में रिसेप्शन देंगे, जिसमें बॉलीवुड की तमाम हस्तियां शिरकत करेंगी। बॉलीवुड की कुछ और खबरें देखिए सिनेमा कट टू कट। टाइगर श्रॉफ ने अपनी ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें, टाइगर श्रॉफ स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सीक्वल के बाद जल्द ही हॉलीवुड फिल्म रैम्बो की रीमेक में जुट जाएंगे। सलमान खान की फिल्म भारत का फर्स्ट ऑफिशियल लुक रिलीज कर दिया गया है। सलमान ने खुद ही इसे अपने वेरीफाइड इंस्टा अकाउंट से पोस्ट किया है। तस्वीर में सलमान खान और कटरीना कैफ वाघा बॉर्डर पर गेट के पास खड़े नजर आ रहे हैं। फरहा दीपवीर को शादी में स्पेशल गिफ्ट देने वाली है। फरहा की खास दोस्त लाइव कास्टिंग आर्टिस्ट भावना जसरा को इस कपल का हैंड इंप्रेशन लेने के लिए कहा गया था, जिसके बाद भावना ने खुद स्पेशल दीपवीर का हैंड इंप्रेशन लिया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। अंगद बेदी हाल ही में पत्नी नेहा धूपिया के शो पर पहुंचे। इस दौरान अंगद ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। शो में जब नेहा ने अंगद से उनके अफेयर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरा ज्यादा लड़कियों से नाता नहीं रहा, बस 75 लड़कियां ही मेरी लाइफ में आई, जिसमें नेहा भी शामिल है। I love seeing my husband look like this. Yeah. तो आपने देखी देश और दुनिया की हर खबर 20 मिनट में सीधी सपाट रफ्तार से भरी हुई। आज के लिए बस इतना।